डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओडिशा एसएसबी। मुझे पता है मेरे कई स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम को लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम फॉर बिकमिंग पीजीटी। इसकी 2019 पेपर मेरे स्टूडेंट ने भेजा है, थैंक यू टू हिम। और मनीष ने मुझे भेजा है, मनीष वर्मा ने, तो मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। और ये पेपर जो है बहुत मुझे मुश्किल हुई, क्योंकि इसमें ये नहीं कि मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें 150 से भी अधिक क्वेश्चन है। ये और आरपीएससी जो है वो आपका मतलब एक तरह से पसीना निकाल देता है, इतना ज़्यादा लंबा होता है। लेकिन फिर भी ये पेपर करके मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसमें करीब 75% क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जिसको क्वेश्चन आप कहते हैं, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं और आपको हर एग्जाम में वो दिख सकते हैं। बाकी तो चलिए ठीक है, डेट्स एंड अदर हैं रटने वाले, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आया करके। ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी जो है मेहनत लगी है, लेकिन मुझे आशा है कि मेरे स्टूडेंट इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे फॉर यूजीसी नेट, फॉर पीजीईटी एंड फॉर एनी अदर एग्जाम। So let us begin Odisha SSB for PGT 2019 political science paper analysis explanation and of course lots of additional information. और यदि आपके पास में इस SSB के और पेपर हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं paulsciencehelp@gmail.com पे। मैं कोशिश करूंगा उसको एनालाइज करने की। लेट अस बिगिन। इससे पहले ही क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, आपको बताना मेरा कर्तव्य है, आपका जानना अधिकार, कि यदि आप नेट जेआरएफ 2024 अपेयर कर रहे हैं जो 18 जून को है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एट द नॉमिनल कॉस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, जिसमें कि आपको मिलेंगे 3 फुल लेंथ मॉक पेपर, पेपर 2 के, और इवन 1 फुल लेंथ जो है मॉक पेपर, पेपर 1 के भी मिलेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी जो मॉक पेपर ग्रुप में लिए गए हैं उसकी पीडीएफ भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगी। यदि आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर मेल करें paulsciencehelp@gmail.com। इसकी ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। और आप अर्ली बर्ड जो इसकी डिस्काउंट है वो भी ले सकते हैं यदि कल तक आप रात तक 12 बजे तक ज्वाइन करते हैं तो। और यदि आप किसी भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं पॉल साइंस बेस्ड, तो कुछ बुक्स जो आपको जरूर यूज करने चाहिए पॉल साइंस सेल प्लेटफॉर्म पे, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप कोई भी पीजी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, चाहे CP8 उड़ीसा दे रहे हैं, चाहे CPG असम दे रहे हैं, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, उन सब के लिए एग्जाम गाइड फॉर पॉल साइंस इंटरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक। आपने इसे बनाया है, उसकी यहाँ पे जो है लिंक भी दी जा रही है अमेजन पे, जिसको आप क्लिकेबल लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इसके अलावा यदि आप CUET PG अगले साल दे रहे हैं तो डोंट वेट, क्योंकि सिलेबस अभी तक तो कोई चेंज की खबर नहीं है, तो आपके लिए बेहद उपयोगी बुक है, अभी से तैयारी कीजिए। और यदि कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं नेट JRF से लेकर के और SSB तक, तो ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, अगेन इसको आप लोगों ने बहुत पॉपुलर बुक बनाया है, 1500 MCQ ले सकते हैं। इसके अलावा UGC नेट गाइड, उसको भी आप लोगों ने काफ़ी पॉपुलर बुक बनाया है, वो तो अभी भी PDF वर्जन में इंस्टा मोजो पे अवेलेबल है, उसकी भी लिंक मैंने दी है। ये सारे लिंक क्लिकेबल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वाइट सिंपली मैन्स अटेम्प्ट टू कॉन्शियसली अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ग्रुप लाइफ and organization. Thus, political theory is an intellectual tradition and its history consists of evolution of men's thoughts about political problem over time. इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट किसने कहा है, ये है, इसको आप गैस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविड हेल्ड और कैटलिन प्लामेनेज ये सब तो थिंकर थ्योरिस्ट हैं, लेकिन GH सबाइन जो हैं उन्होंने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट लिखा है, तो इस टाइप की बातें वही कह सकते हैं। यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं और यही इसका सही आंसर भी। इस तरह के क्वेश्चन को प्रिपेयर करने का सीधा कोई उपाय नहीं है, जब तक कि आपने ऐसा देखा ना हो पहले, तब तक आप इसको नहीं कर सकते। इसके लिए जितना ज़्यादा आप पास्ट ईयर पेपर देखेंगे उतना ही इस तरह के क्वेश्चन के रेंज आपके जद में आते चले जाएंगे। सेकेंड है, व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। तो ये क्वेश्चन आपको खासा परेशान कर सकता है, क्योंकि जनरली ये इंटरनेट पे भी ऐसे मिलेगा नहीं, और डेविड ईस्टन के जो थॉट हैं यदि आप जाके उसको पढ़ें, वैसे आर्टिकल्स हैं अवेलेबल, तो ये बेसिकली वो जो रेज करते हैं व्हाट, व्हाई एंड वैल्यू जजमेंट। तो व्हाट मतलब ये हो गया कि डिस्क्रिप्टिव, और व्हाई मतलब कि एक्सप्लेनेशन, एंड वैल्यू जजमेंट इवैल्यूएशन। तो डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन और इवैल्यूएशन, ये 3 जो है एलिमेंट्स किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी के होने चाहिए डेविड ईस्टन के अनुसार, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, इवैल्यूएशन। हु इज द ऑथर ऑफ ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये सब लेवल 1 क्वेश्चन है। लेवल 1 क्वेश्चन मतलब होता है
बस एक झटके में जिसका आंसर, आपको ये नहीं देखना है कि ऑप्शन ऑफ ऑप्शन और सिंपल कि ये क्या है वो क्या है, मतलब जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स एक बहुत ही खास बुक है ग्राहम वालास की, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और जिस समय में वो लिखी गई थी वो समय था जबकि बहुत ज़्यादा बिहेवियरल रिवॉल्यूशन आया नहीं था, ये आने वाला था। तो ह्यूमन नेचर को पॉलिटिक्स में एनालाइज करना, उसके साइकोलॉजिकल नेचर कह लीजिए या सोशियोलॉजिकल नेचर, बिहेवियरल नेचर, ये इसकी शुरुआत इस बुक ने करने में हेल्प की थी ग्राहम वालास ने। चार्ल्स मरियम के साथ इनको भी आप एक पायनियर मान सकते हैं बिहेवियरल रिवॉल्यूशन में, ग्राहम वालास। आर्थर वेंटले यहाँ दिखते हैं, इनका बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है 1908 की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की। और गेटल की जो बुक है, गेटल यहाँ दिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट 1924 की बुक है। मैक्स वेबर को मैंने लिखा नहीं, आप सब जानते हैं, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के प्रणेता। और यहाँ पे गार्डनर और गेटल, चूंकि आरजी गेटल है तो आरजी गेटल ने ये कहा था पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो क्यों ना इसको यहाँ पे रट लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और उसी से जुड़ा हुआ गार्डनर का स्टेटमेंट है पॉलिटिक्स बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट। तो ये सब बहुत ही पुराने विचार हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के विचार हैं, जहाँ पे कि पॉलिटिक्स वाज नथिंग बट स्टेट और उसके जो इंस्टीट्यूशंस की जो स्टडी है वही पॉलिटिक्स है। गार्डनर एंड गेटल। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म। अभी हम लोग बात कर रहे थे बिहेवियरलिज्म, और इसमें चार्ल्स मेरियम का जो योगदान है पॉलिटिकल साइंस में, उससे बड़ा कोई योगदान नहीं है। चार्ल्स मेरियम जो है वो हेड ऑफ द, मतलब इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, शिकागो स्कूल जो थी इकोनॉमिक्स के, उसके प्रोफेसर थे, और उन्होंने 1925 में एक बुक लिखा था न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें बिहेवियरल रिवॉल्यूशन को उन्होंने एक तरह से लाया, वो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में। और उनके जो शिष्य थे, यदि आप नाम सुनेंगे तो आप चार्ल्स मेरियम के कंट्रीब्यूशन को अंदाज लगा सकते हैं। हैरोल्ड लैसवेल, फादर ऑफ पॉलिसी साइंस, हर्बर्ट साइमन, जो रैशनल चॉइस थ्योरी और लॉजिकल पॉजिटिविज्म, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, डेविड ट्रूमैन, गैब्रियल एलमैन, एल.डी. व्हाइट, ये सब उनके जो है शिष्य या डिसिपल रहे हुए हैं। कैन यू मतलब जस्ट इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ल्स मेरियम इन पॉलिटिकल साइंस। शिकागो स्कूल के प्रोफेसर, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के प्रणेता। 5th क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर चार्ल्स मरियम बुक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स वॉज पब्लिश्ड। अभी हम लोगों ने देखा 1925, ये भी लेवल 1 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय हैरोल्ड लैसवेल, वन ऑफ द डिसिपल ऑफ चार्ल्स मरियम, स्टूडेंट, फादर ऑफ पॉलिसी साइंस। तो इन्होंने प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, अभी आपने देखा बेंटली की बुक है। द साइंस एंड मेथड इन पॉलिटिक्स, ये चेक कर लीजिएगा, ये जॉर्ज कैटलिन की बुक है। ओके, यहाँ पे मैंने दे भी दिया, जॉर्ज कैटलिन की बुक है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ की वो बुक है जो कैपिटलिज्म को एक तरह से परिभाषित करती है, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। एंड पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट्स व्हेन एंड हाउ इज हैरोल्ड लैसवेल्स मोस्ट फेमस बुक। उन्होंने पॉलिटिक्स को डिफाइन ही किया कि ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस चीज का, संपत्ति का, इज्जत का, पोस्ट का, ऑफिसेज का, वैल्यूज का। तो हु गेट्स व्हाट, क्या मिलता है, व्हेन, कब और कैसे, यही है पॉलिटिक्स, बंटवारा इन ए ग्रुप। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू दांते जर्मिनो। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि दांते जर्मिनो ने आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म को जो है एक मेन कल्प्रिट माना था। यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि डेविड ईस्टन ने क्या माना था, और दूसरे भी जिन्होंने डिमाइस की बात की तो उन्होंने क्या माना था। खासकर डेविड ईस्टन, दांते जर्मिनो का बहुत जगह पूछा जाता है। आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म को मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है, जान लीजिए। मतलब रिडक्शनिज्म क्या होता है, आप किसी चीज को एकदम रिड्यूस करके बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को इतना सिंपल बना देते हैं उसका कोई मायने ही नहीं रह जाता है। सो रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल फिनोमेना टू सिंपल आइडियोलॉजिकल फॉर्मूलाज व्हिच कैन hamper genuine theoretical inquiry and the exploitation of fundamental political question। आपने उसको इतना रिडक्शनिज्म कर दिया, आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म के जो इतना कॉम्प्लेक्स था, जिसपे काफी डिबेट और बहुत ज्ञान मिल सकता था, उसको आपने एकदम सिंपल करके सामने परोस दिया आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म से। फिर बच क्या गया, पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो जाएगा। और ये बातें उन्होंने अपने बुक बियॉन्ड आइडियोलॉजी, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1967 के बुक में किया था, दांते जामिनो। Who developed the deconstruction approach? We all know जैक डेरिडा और deconstructivism को मैंने कितनी बार ही बताया है। मतलब एक तरह का पोस्टमार्टम है डिकंस्ट्रक्टिविज्म, और ये लैंग्वेज से शुरू होती है। ये पोस्ट मॉडर्निज्म का एक खास विधा है।
जिसमें कि जो लैंग्वेज में जो कोई वर्ड होता है या कोई टर्म, उसके मीनिंग को फिक्स नहीं माना जाता है और उसकी कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग होती भी नहीं है। मैंने कई बार एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे हिंदी में वर्ड है जल्दी। अब यदि आपको कोई बोले, किसी अंग्रेज को आपको समझाना हो कि जल्दी का मीन्स होता है क्विक, तो आप बिल्कुल गलत करेंगे, क्योंकि क्विक और जल्दी एक ही वर्ड नहीं है। आपको हिंदी लैंग्वेज में ही जल्दी को समझने के लिए इसका जो बाइनरी अपोजिट है देर, उसको समझना पड़ेगा। और जल्दी का यदि हिंदी में आप मीनिंग देखोगे तो बहुत मजेदार है। इसका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, ये सब कॉन्टेक्चुअल है। किसी बॉस ने कहा सबऑर्डिनेट को कि ये काम जल्दी हो जाना चाहिए, इसका मायने कि वो काम एक दिन में भी होना चाहिए, हो सकता है 4 दिन में भी जल्दी होगा, 10 दिन में भी जल्दी हो सकता है, 1 महीने में भी जल्दी हो सकता है और 6 महीने में भी जल्दी हो सकता है, और 10 मिनट में भी करना पड़ सकता है। एंड ये बॉस और सबऑर्डिनेट दोनों समझ रहे होते हैं कि जल्दी का क्या मायने होता है। तो जल्दी जो है, इसी तरीके से कोई भी जो वर्ड किसी भी लैंग्वेज में है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है डिकंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार। उसको उसी सेंटेंस, उसी लैंग्वेज के दूसरे वर्ड से आप कंपेयर कंट्रास्ट करके उसके मीनिंग को आप एक तरह से इंप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा उसकी मीनिंग सेम लैंग्वेज में लगातार चेंज होती जाती है। एक ही वर्ड का मीनिंग जो है वो 2000 साल में बदल जाता है। तो उसको आप एक तरह का हिस्टोलॉजिकल जेनियोलॉजिकल मेथड से भी आपको समझना पड़ेगा कि ये वर्ड की अभी जो मीनिंग है और पास्ट में जो थी उसमें क्या रिलेशन है। इस तरह के जब आप डिकंस्ट्रक्टिविज्म करते हैं तो आपको बहुत चीजें नजर आती है, क्योंकि लैंग्वेज जो है एक पर्टिकुलर कल्चर और वो कैसे डेवलप हुआ है, उसकी सोच कैसे डेवलप हुआ है, उसका एक तरह का रिपोजिटरी है, आर्काइव है। तो जब आप लैंग्वेज को डिकंस्ट्रक्ट करते हो तो पूरे कल्चर को आप डिकंस्ट्रक्ट करते हो। दैट इज डिकंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ जैक डेरिडा। यहाँ पे क्लाउडी लेवी स्ट्रास आते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी, जो जिसको कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, उसके सबसे बड़े विद्वान हैं, और ये जाने जाते हैं अपने स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। यहाँ रोलैंड बार्थेज नजर आते हैं, जो मिथोलॉजी में अपने जो थ्योरी है उसके लिए जाने जाते हैं। सीमियोटिक्स के लिए जाने जाते हैं, साइन एंड सिंबल नॉलेज का या लैंग्वेज का, द स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स एंड द मीनिंग इन कल्चर। एंड यहाँ पे हेडेगर जो है एक वेरी फेमस थिंकर जो है यहाँ पे दिखते हैं, जो जाने जाते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म के लिए, फिनोमेनोलॉजी के लिए, और हार्मेनेटिक्स का मतलब होता है टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन, हम कैसे करते हैं क्लासिक टेक्स्ट का। इन सब को यदि आप इंटरनेट पे जाके पढ़ेंगे, हेडेगर कैसे उससे जुड़े हुए हैं, और फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म में जो सार्ट्रे वो कैसे उनसे जुड़ते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, यही मैं कहता हूँ कि किसी भी पास्ट ईयर पेपर को देखने का ये तरीका, ये नहीं कि सर ने ये कहा और मैंने देख लिया, तो उससे बहुत आपको कम फायदा होगा। थोड़ा और आगे बढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कूल ऑफ थॉट ऑफ वेस्टर्न ट्रेडिशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लॉ। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नेचुरल लॉ स्कूल तो रहेगा ही, नेचुरल राइट उससे आती है, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, हिस्टोरिकल है, इकोनॉमिक ज्यूरिस्प्रूडेंस आई डोंट थिंक कि किस तरह का कोई ज्यूरिस्प्रूडेंस है। हुआ जॉन ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन जो है वो लीगल पॉजिटिविज्म के लिए जाने जाते हैं, अपने मोनिस्टिक एंड लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी के लिए जाने जाते हैं। ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे ये, इंग्लिश ज्यूरिस्ट, वेरी फेमस, जिन्होंने कहा था कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड 1832, जॉन ऑस्टिन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु स्टेटेड दैट लिबर्टी विद इन द स्टेट इज दस ए रिलेटिव एंड रेगुलेटेड लिबर्टी, absolute liberty, relative and regulated liberty. It is the greatest common measure of liberty which is possible for all. सबको चाहिए liberty, liberty for all, all को याद कीजिए, equal liberty for all, as determined and defined. तो इस तरह का liberty की बात करना स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में किसने किया था? यहाँ पे दो और स्टेटमेंट है, बाय द नीड ऑफ ईच टू, मतलब ये जो सबको जो कॉमन मिनिमम डिनोमिनेटर है, बाय द नीड ऑफ ईच टू एंजॉय सिमिलर एंड इक्वल लिबर्टी विद अदर्स, एंड बाय द नीड ऑफ ऑल अदर टू एंजॉय द स्पेसिफिक लिबर्टी ऑफ रियलाइजिंग स्पेसिफिक कैपेसिटी। अच्छा है कि इतना भारी भरकम सा स्टेटमेंट दिया है, इस पर आप विचार भी कर सकते हैं इसका क्या मीनिंग है। और ये कहने वाले अर्नेस्ट बेकर हैं, जो कि टी.एच. ग्रीन के शिष्य थे। यहाँ आपको जे.एस. मिल दिखते हैं, लिबर्टी के चैंपियन, जॉन लॉक दिखते हैं, नेचुरल राइट के चैंपियन अर्नेस्ट रेनन दिखते हैं, व्हाट इज ए नेशन, नेशन पे लिखने वाले फ्रेंच। 12 नंबर देखिए, हु हैज रिटन द फेमस एसे टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, वी ऑल नो इसया बर्लिन, जिन्होंने निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट को डेलिनिएट किया कि लिबर्टी को हम दो टाइप से जो है देख सकते हैं,
एक पॉजिटिव टाइप ऑफ लिबर्टी, एक निगेटिव टाइप ऑफ लिबर्टी। लॉर्ड एक्सन दिखते हैं जिनका कि फेमस कथन कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये सब बहुत सारे और कोट इनके जो हैं पूछे जाते हैं। टॉकवेल दिखते हैं डेमोक्रेसी इन अमेरिका के लिखने वाले, और टवानी दिखते हैं, टवानी ने लिखा था द एक्विजिटिव सोसाइटी, सबसे जो फेमस इनकी बुक है 1920 महाराज टवानी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जस्टिस। तो ये सब क्वेश्चन कॉमन सेंसिकल है। क्या आपको बायसनेस जो है, मतलब पक्षपात जस्टिस का हो सकता है, तो इसको आपको ऐसे ही काटना पड़ेगा, तो उसका मतलब ट्रूथ, यूनिफॉर्मिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब तो है। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक आर्गुमेंट ऑफ हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट। ये सब कॉमन सेंसिकल अब शुरू हो जाता है। इसको आप जैसे ही पढ़ेंगे ना तो आएगी कि राइट्स आर प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस, हिस्टोरिकल दोनों में। तो इसका मतलब राइट्स आर गिवन बाय गॉड, तो ये तो डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट हो गया। राइट्स आर नॉट ग्रांटेड बाय द स्टेट बट दे कम फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ मैन, ये नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट हो गया। राइट्स इमेनेट फ्रॉम द डिक्टेट्स ऑफ ह्यूमन रीजन, क्या कह सकते हैं इसको। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट टर्म हैज बीन ओरिजिनेटेड बाय एंटोनियो लुई क्लाउडे डेसिडे ट्रेसी, आइडियोलॉजी। ये सब हम लोग जानते हैं, हम और हमारे स्टूडेंट दोनों हम लोग इसको जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस रिपीटेड क्वेश्चन है। डेसिडे ट्रेसी ने आइडियोलॉजी क्वाइन किया। Who described liberalism as the principal enemy of conservatism with all its attendant trappings of individual autonomy and the natural right of man। ऐसा करने वाले कोई जो है कंजर्वेटिस्ट ही होंगे, और वो है रॉजर स्क्रॉटन। हाउ टू बी ए कंजर्वेटिव, इनकी बुक है 2014 की, रॉजर स्क्रॉटन। यहाँ पे आर्थर बेंटली दिखते हैं, प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। एडम स्मिथ दिखते हैं, वेल्थ ऑफ द नेशन। हर्बर्ट स्पेंसर दिखते हैं, जो कि सोशल जो डार्विनिज्म है उस थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, हु एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ लेसे फेयर। लेसे फेयर का मतलब ये होता है कि स्टेट जो है वो इंटरवीन नहीं करेगा इकोनॉमिक मामलों में, मतलब मूक दर्शक बना रहेगा, एक तरह का नॉन इंटरवेंशनिस्ट स्टेट। इसको आप लिबरलिज्म से जोड़ सकते हैं। तो इसको देने वाले जो हैं इसमें से एडम स्मिथ हैं, क्योंकि वो कैपिटलिज्म के जनक हैं, और उन्होंने कहा कि स्टेट को लेसे फेयर होना चाहिए, और छोड़ देना चाहिए इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट को ऑपरेट करने के लिए। मार्केट का एक तो छिपा हुआ हाथ, जिससे कि वो न्याय करता है, क्योंकि मार्केट जो है वो ऐसा एक एरिना है जहां पे कि सभी स्वार्थी व्यक्ति एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है मार्केट के इंडिविजुअल हैंड से सबको वहां न्याय मिलता है, रैशनल चॉइस। 80 number, the word socier, from which the term socialist has been derived belong to। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको आंख मूंद के जो है लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि लैटिन से ही अधिकतर जो है इंग्लिश के इस तरह के टर्मोलॉजी निकले हैं, तो आप गेस कर सकते हैं लैटिन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कम्युनिज्म। ये सब कॉमन सेंस की, थोड़ी बहुत भी कम्युनिज्म आप जानते हैं, कॉमन ओनरशिप होगी, क्लासलेस सोसाइटी होगी, स्टेट कलेक्टिवाइजेशन होगा, लेकिन क्लास कन्फ्लिक्ट कभी हो सकता है कम्युनिज्म में? नो। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट कंस्टिट्यूट टू बी अ फीचर ऑफ इगैलिटेरियन फेमिनिज्म। इगैलिटेरियन समतावादी फेमिनिज्म, इसेंशियलिज्म, सिस्टरहुड, जेंडर इक्वलिटी, सेक्सुअल लिबरेशन, सब हो सकता है, लेकिन इसेंशियलिज्म तो एक निगेटिव वर्ड है, तो इगैलिटेरियन फेमिनिज्म क्यों इसको उसके फीचर होंगे? सिस्टरहुड, जेंडर इक्वलिटी, सेक्सुअल लिबरेशन सब हो सकता है। 21 number, communitarianism sprang into prominence in the early 1980s in USA due to writings of the following four scholars। ये तो मैं कितनी बार बताता हूँ, इसको रट लो, माइकल सेंडर, एलेस्टेयर मैकलेंटेयर, माइकल वॉल्जर, चार्ल्स टेलर, इनके सबके बुक भी देख जाइए। और ध्यान रखिए कि ये लोग लिबरल कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, इनका नाता जो है कम्युनलिज्म से नहीं है, ध्यान रखिएगा। विथ Which theory of democracy contain the concept of iron law of oligarchy। हम जानते हैं कि रॉबर्ट माइकल ने यह दिया था, और ये इलीट थ्योरी से जुड़ा हुआ है। 23 Who considered civil society as a system of needs and site of universal egoism and the differentia between family and state। GWF हेगल। हेगल ने जो है सिविल सोसाइटी को ये सब कहा था, जो मैंने अभी कहा। एंटोनियो ग्राम्स्की के हेजोमनी को आप नहीं भूल सकते हैं, इनके जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जो टर्म है उसको भी नहीं भूल सकते हैं, और सिविल सोसाइटी
को इन्होंने जो है ट्रेंचेस और जो डिफेंसिव जो एक बैरिकेड होता है इन एनिमी को रोकने के लिए, उससे उन्होंने कंपेयर किया था। हर्बर्ट मर्क्यू जो है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के एक बहुत फेमस थिंकर हैं जो कई कई थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इनके बुक एंड ऑल। कार्ल मार्क्स के बारे में क्या कहना है। 24 हाउ हैज W.V. वाइजमैन डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ये सब क्वेश्चन खासा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि वाइजमैन ने भी इस टाइप की बात कही है, और सॉरी वाइजमैन ने नहीं, आगे मैं बताऊंगा। वाइजमैन ने जो कहा है वो है द एबिलिटी टू गेट वंस विशेस कैरिड आउट डिस्पाइट अपोजिट। तो ये तो है कि मतलब आप अपनी बात जो है मनवा लेते हैं डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम अदर, तो आपके पास में पावर है। यही जो है रॉबर्ट ढेल भी कहते हैं कि ए हैज पावर ओवर बी इफ ए कैन डू बी टू A can force B to do the something which B otherwise would not have done। तो इसका मतलब है A का B के ऊपर पावर है। बहुत सिंपल डेफिनेशन। तो वाइजमैन भी ये कहते हैं। मैं ये कह रहा था कि द प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट्स, इस तरह से पावर को डिफाइन दो थिंकर ने किया है, बर्ट्रैंड रसल ने भी किया है और हैरोल्ड लैसवेल ने भी किया है। हाउ हैज मार्क्स वेबर क्लासिफाइड द ऑथोरिटी। तो तीन टाइप की ऑथोरिटी इन्होंने क्लासिफाई किया। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कैरिस्मेटिक, ट्रेडिशनल एंड लीगल रैशनल। मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन या मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड बाय लीगल रैशनल ऑथोरिटी। तो इसमें ये जो ऑप्शन इसमें तीनों सही है। विच ट्रेडिशनल थिंकर ब्राउट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर इन द पॉलिटिकल फिनोमेना। मतलब फर्स्ट टाइम यदि आप कहिए किसने, तो ये हैरोल्ड लैसवेल जो है उन्होंने इसको एक ट्रेडिशनल थिंकर यदि आप कहें तो ही ब्रॉट power into the discussion of political science. He described power as the ability to produce intended effect. ये मैं कह रहा था जो बर्ट्रैंड रसल ने भी कहा है, बाकी इसमें पढ़ लीजिएगा। एंड ही रोट द बुक पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ 1936। ये तो मैंने बताया। नीजे के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना चाहिए। निहिलिज्म, इनकी नथिंगनेस, मतलब नॉर्मलेसनेस एंड ऑल, गॉड इज डेड टाइप के मतलब प्रोवोकेटिव टर्म देने वाले लैसवेल थे। हम चार्ल्स मैरियम यहाँ दिखते हैं। कैटलिन की बुक आपने देखा पीछे। 27 व्हाट शुड नॉट बी डन बाय अ पॉलिटिकल सिस्टम टू मेंटेन इट्स लेजिटिमेसी। क्या नहीं करना चाहिए। तो रेस्पेक्ट फॉर कस्टम ट्रेडिशन लेजिटिमेसी बढ़ाती है, कैरिस्मेटिक लीडरशिप बढ़ाता है, पीरियोडिक इलेक्शन बढ़ाता है, लेकिन सप्रेशन ऑफ द सिटीजन, कॉमन सेंस कभी लेजिटिमेसी को बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा। 28 देखिए, हु एडवोकेटेड द फंक्शनल थ्योरी दैट आउटलाइन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब ऐसे स्ट्रेटा में बताऊँ ना, एज नेसेसरी टू मीट द नीड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम। इस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से जाति व्यवस्था हमारी है, उसको प्रमोट करने वाले जो थे ये किंग्सले डेविड एंड विल्बर्ट मूर थे। इनकी जो बुक है वो भी देख लीजिएगा। शायद मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है। एनीवेज 29 देखिए, व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पॉलिटिकल साइंस। तो फर्स्ट टाइम जो है पॉलिटिकल कल्चर जो है वो 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ था और लाने वाले जो हैं गैब्रियल एलमंड थे। बाद में उन्होंने सिडनी वर्बा के साथ मिलकर 1963 में सिविक कल्चर नाम की बुक लिखी। 30. According to Gabriel Almond and G.B. Powell Jr., political socialization is the process by which political culture are maintained and changed. आप भी कॉमन सेंस से बना सकते हैं। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, मतलब कि आप जब बड़े होते हैं, स्कूल से लगभग आप कॉलेज में पहुंचने वाले होते हैं, तो जनरली आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है। आपको ये बताया जाता है कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, संसद क्या है। सिविक्स जब आप पढ़ते हैं 8-9 में, तभी भी आपको थोड़ी बहुत सोशलाइजेशन होती है। कौन करता है सोशलाइजेशन? आपके स्कूल के टीचर, आपके कोलीग, आपके माता पिता, आपके दोस्त, यही जो है सोशलाइजेशन करते हैं। कई बार चर्च, मंदिर, मस्जिद में भी जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है, उसी से जो है पॉलिटिकल कल्चर जो है बनती है और चेंज होती है। लेकिन डिस्ट्रॉयड, ये तो बहुत ही हार्ड वर्ड है, तो मेंटेन एंड चेंज, विच इज नॉट ए स्टेज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो ये तो इसमें मैंने ग्रीन इसलिए कर दिया कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। और ये क्वेश्चन भी कहाँ से आ रहा है, मतलब ये तो उससे आ रहा है कि यदि बाहर की कोई ताकत, जैसे अंग्रेज आते हैं तो पहले कांटेक्ट होता है नेटिव पीपल के साथ, फिर उनका कंट्रोल होता है, फिर यहाँ रिएक्शन होती है जैसे इंडिया में भी हुई, और काउंटर रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद स्टेज ऑफ कंट्राडिक्शन एंड इमेंसिपेशन होता है और लोग जो है मॉडर्नाइज होते हैं
एक्सटर्नल इफेक्ट्स है, लेकिन स्टेज ऑफ एक्शन ऑफ डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये पूरा क्वेश्चन ही एक वेग क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है डेविड एप्टर की, इसके बारे में जरूर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। यहाँ डेविन कवना दिख रहे हैं जो कि सब कल्चर कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं। सैमुअल बियर दिख रहे हैं जो पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट नाम के एक फेमस बुक लिखते हैं। सिडनी बर्वा अल्मंड के साथ मिलकर सिविक कल्चर लिखते हैं। 33 विच बुक इज ऑथर्ड बाय L.W. मिलबर्थ, इस टाइप का क्वेश्चन तो ऑर्बिट में कहता हूँ, और इसका आंसर बस जान लीजिए, यदि कहीं दूसरे क्वेश्चन में रिपीट हुआ तो मुस्कुराइए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नाम की बुक में लिखित। 34 अकॉर्डिंग टू प्लेटो विच 4 कार्डिनल वर्च्यूज आर पोजेस्ड बाय एन आइडियल स्टेट, तो ये जो 4 वर्च्यू जो होने चाहिए वो उसी क्रम में भी आप याद कर लीजिए, वो है विजडम, करेज, डिसिप्लिन, जस्टिस। करप्शन कभी होगा नहीं, एंड डेमोक्रेसी को कभी मतलब पसंद करते नहीं थे, तो डिसिप्लिन कभी होगा नहीं। तो ये जो है, सॉरी डिसिप्लिन तो होगा, लेकिन लॉ जो है वो कोई वर्चू नहीं है। लॉ तो इवन आइडियल स्टेट में लॉ होता भी नहीं है। इसलिए विजडम, करेज, डिसिप्लिन एंड जस्टिस, इसी क्रम में 4 कार्डिनल वर्चू फॉर एनी आइडियल स्टेट। 35 व्हाट आर द नेम्स ऑफ मेजर वर्क्स ऑफ प्लेटो, तो यहाँ पे देखेंगे तो आइडियल स्टेट कोई इनकी बुक नहीं है। यहाँ पे देखेंगे द जस्टिस ऐसा करके कोई बुक नहीं है, और यहाँ देखेंगे तो आइडियल स्टेट नहीं है। तो एक ही बच जाता है रिपब्लिक, स्टेटमेंट एंड लॉ। लॉ सबसे लंबी बुक है, सबसे लास्ट बुक है, और रिपब्लिक तो बहुत फेमस बुक है, आप जानते हैं। 36 हु हैज कैरेक्टराइज प्लेटो एज एंटी इंडिविजुअलिस्ट, एंटी ह्यूमनिस्ट एंड एंटी डेमोक्रेटिक थिंकर, ये गेस कर सकते हैं कार्ल पॉपर, क्योंकि इन्होंने जो है प्लेटो को एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी करार दिया था अपनी बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी 1945 में। डू यू नो कि प्लेटो के साथ उन्होंने किसको किसको एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी कहा था? आई थिंक हेगल एंड प्लेटो, हेगल एंड रूसो, चेक कर लीजिएगा, मे बी मार्क्स। 37 व्हाट इज द नेम ऑफ एरिस्टोटल्स बर्थ प्लेस, वी ऑल नो स्टैगिरा, ये सब रटने वाली बात है, जो कि मैसेडोनिया में था, एथेंस के नहीं थे, ध्यान रखिएगा, वही मैसेडोनिया जहां के अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये अलेक्जेंडर ग्रेट को इन्होंने बचपन में पढ़ाया था, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे एरिस्टोटल, लेकिन इन्होंने अपनी जो कर्म भूमि बनाई वो था एथेंस, जहां पे इन्होंने खोला एक इंस्टीट्यूट अपने गुरु के पैटर्न पे, उसका नाम रखा द लीसियम। लेकिन बाद में जब मैसेडोनिया और एथेंस में हुआ बहुत बड़ा टेंशन, झगड़ा, तो इनको अपनी जान बचा करके कैलिच नाम के जो है एक आइलैंड पे भागना पड़ा था, ये कहते हुए कि मैं एथेंस के पीपल को दूसरा मौका नहीं दूंगा कि वो किसी फिलोसफर का वध करें। किसके बारे में कह रहे थे? कुड यू गेस? यस, अपने टीचर के टीचर सोक्रेटिस के बारे में। 38 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच क्वालिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑफिस बियरर इन हाई पोजीशन टू इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी बनाए रखना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो लॉयल होंगे वैसे आपको ऑफिस बियरर चाहिए। लॉयल्टी टू द एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि एवरेज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, स्टम्पी इंटीग्रिटी तो उल्टा हो गया, पुअर डिसीजन, ये सब तो कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। 39 why Aristotle theory of state has been criticized for the same reason as theory of state by Hegel is criticized, कि इसमें जो है स्टेट को एक ऑर्गेनिक इंटिटी मानी जाती है और इंडिविजुअल को उसका लिम्ब और इंडिविजुअल फैमिली से स्टेट को ऊपर तरजीह दी जाती है। इससे एक तरह की टोटलिटेरियनिज्म की बू आती है, सो बिकॉज इट इज टोटलिटेरियन इन कैरेक्टर। 40 number question, what is the central concept of Machiavelli's political philosophy? That is definitely power of the state, क्योंकि स्टेट को मेंटेन रखना, उसको आगे बढ़ाना, वही सबसे बड़ा धर्म है मैकियावेली के अनुसार, ना कि जस्टिस, ह्यूमन राइट और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ मैकियावेली? आसान क्वेश्चन, द प्रिंस है, आर्ट ऑफ वॉर है, डिस्कोर्स है, बट पॉलिटिक्स उनकी नहीं है, एरिस्टोटल की है। Who characterized Machiavelli as a teacher of Abel, Leo Straw, और कई लोगों ने जैसे उनको मर्डरस मैकियावेली इस टाइप की बातें कही है। यहाँ पे सीएम जोड़ आते हैं, तो इनकी जो सोशलिज्म पे जो टर्म है उसको या फ्रेज है उसको याद कर लीजिए। थॉमस कुन आते हैं, ये अपने पैराडाइम शिफ्ट के लिए जाने जाते हैं, इसको भी जान लीजिए। तो आंसर है लियो स्ट्रॉ, जिन्होंने मैकियावेली को टीचर ऑफ एबल कहा।
Which right has been considered as an inalienable right of individuals by Thomas Hobbes? सभी राइट जो है हम थॉमस हॉब्स के अनुसार दे सकते हैं थर्ड पार्टी सॉवरेन को, लेकिन एक राइट नहीं देते हैं, वो राइट है सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी जान की रक्षा. What were the main causes of rivalry and conflict among individuals in the state of nature according to Thomas Hobbes? तीन जो है कंपटीशन है, डिफिडेंस है, मतलब कि हम डिसीजन मेकिंग में कई बार हिचक जाते हैं, दूसरे पे हमें भरोसा भी नहीं होता है, और ग्लोरी की जो चाहत है, ये तीन जो है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल में बदल जाती है, और इसीलिए स्टेट ऑफ नेचर में हो जाता है लाइफ नेस्टी पुअर ब्रूटिश सॉर्ट. 45. In which year two treaties of government was published? तो इसका लगभग आप याद कर सकते हैं 1688 के बाद ही हुआ होगा, क्योंकि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के साए में ये सब लिखी गई, तो 1690. 46 है what was the fundamental objective of human beings behind their unification into a commonwealth according to John Locke? क्यों वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों कॉमनवेल्थ बनाते हैं, क्यों सिविल सोसाइटी बनाते हैं, क्यों स्टेट बनाते हैं? अपनी नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए. 47. What is the opinion of J.J. Rousseau? Jack Rousseau. People must be forced to obey the ruler? No. The majority is always right? No. General will is superior to the selfish interest of the individual? Yes. And one can be forced to obey the law emanating from the general will, because it is forcing one to be free. General will चूंकि आपके ही हायर सेल्फ से निकलती है, जब आप अल्ट्रुइस्ट और दूसरे के बारे में सोचते हो, तो उससे जो कानून बनती है फुल डेलिब्रेशन से, वो जनरल विल से निकली हुई कानून होती है, उसको यदि आप फॉलो करते हो तो आप अपने हायर विल को फॉलो करते हो और आप मोरली लिबरेट होते हो. रूसो. हु कैरेक्टराइज रूसो एज द प्रोजिनेटर ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट, मतलब कि जनक मॉडर्न नेशन स्टेट का, ये अल्फ्रेड कॉबन ने कहा. तो सीधे याद कर लो, ये सब क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या है, बस मेमोरी. How would class struggle end according to Karl Marx? जबकि हम कैपिटलिज्म को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो क्लास वॉर खत्म हो जाएगी, कम्युनिज्म आ जाएगी. क्लासलेस, प्रॉपर्टीलेस एंड एक्सप्लॉयटेशन-लेस सोसाइटी. Which is the central concept of कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू? ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है, लेकिन यदि एक इसमें से लेना हो तो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी मैं चुनूंगा, क्योंकि मतलब सरप्लस वैल्यू क्या है कि जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है या पॉलिटिकल सिस्टम है, उस इकोनॉमिक सिस्टम है, जो कि ऑफकोर्स पॉलिटिक्स से गाइडेड है, मतलब कि क्लास एंटागोनिज्म से, उसमें यह होती है कि लेबर क्लास जो है उसके लेबर को मार्केट प्राइस पे एज ए कमोडिटी एक कैपिटलिस्ट खरीदता है, और फिर उसको अपने यहाँ वो कुछ प्रोडक्ट बनाने में लगाता है जिसमें लेबर अपनी सारी वैल्यू, अपना पूरा दिमाग लगाता है, और उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो उसके रॉ मटेरियल या उसके लागत के कॉस्ट से कई गुना ज्यादा हो जाता है. लेकिन लेबर ने जो अपनी वैल्यू उसमें दी है, उसको कैपिटलिस्ट पूरा लेबर को पे नहीं करता है और वो प्रॉफिट कमा लेता है. इसको उन्होंने सरप्लस वैल्यू कहा. फॉर एग्जाम्पल, यदि एक कैपिटलिस्ट जो है वो कील, लकड़ी, गोंद, फेविकोल ये सब लाता है और एक लेबर को हायर करता है 800 रुपीज पे 2 चेयर बनाने के लिए, और शाम तक 2 चेयर बनता है, उसको दोनों को 2-2 हजार रुपए में वो बेच देता है, तो 4,000 रुपए में उसने जो है वो 2 चेयर को बेचा, और इस पूरे 2 चेयर के सामान में मान लीजिए उसे 500 रुपए लगे और लेबर को उसने 800 रुपए दिया, तो 1300 रुपीज उसने खर्च किया और 2000 रुपीज कमाया. तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो 4000, तो 3007 कितना 2700, यस 2700 जो है, ये उसने जो पैसे कमाए, ये एक्चुअली उस लेबर ने जो 2 चेयर में अपनी वैल्यू दी उसके चलते उसने कमाया, और उसमें से ओनली उसने 800 रुपीज उसको दिया, क्योंकि उसको कमोडिटी के तौर पे उसने खरीदा, उसको फुल वैल्यू नहीं दिया. दिस इज द थिंग जहां पे कि जो लेबर सरप्लस वैल्यू क्रिएट करता है और वो कैपिटलिस्ट जो है प्रॉफिट के रूप में चुरा लेता है. कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड प्रॉफिट एज थेफ्ट. आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस? तो ये यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा. देखिए, रिजेक्शन सभी चारों रिजेक्शन है, लेकिन उन्हें ऑथोरिटेरियनिज्म तो ठीक है, फेमिनिज्म का कभी उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, और पोस्ट कॉलोनियलिज्म को भी उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया. बेसिकली उन्होंने रिजेक्ट किया यूटिलिटेरियनिज्म को. यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? जेरेमी बेंथम, जिसके सबसे बड़े प्रोपाउंडर हैं, कि
बेसिकली व्हाट मैटर्स इज कि कितने लोगों को अल्टीमेटली हैप्पीनेस मिलती है किसी एक्शन से। यदि कोई पब्लिक एक्शन हो तो पब्लिक पॉलिसी हो, और इंडिविजुअल में भी आपको अपने ही एक्शन से कितनी खुशी मिलती है। जिस एक्शन से खुशी मिले वो अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मतलब बहुत क्रूड एग्जाम्पल मैं देता हूं कि 10 आदमी हैं और यदि एक को मार दिया जाए और 9 को बहुत उससे जान बच जाए और उसको खुशी मिले, तो एक को मार देना ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म मतलब क्रूडेस्ट फॉर्म। लेकिन जॉन रॉल कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है बिल्कुल इसको सीधा काटता है। वो कहते हैं यदि किसी एक आदमी का भी हक यदि वो न्यायपूर्ण है तो आप उसको नहीं ले सकते इस नाम पे कि बाकी लोगों को या समाज का जो है भला होगा। तो इसलिए रॉल की थ्योरी जो है सीधा सीधा यूटिलिटेरियनिज्म को रिजेक्ट करती है। 52 हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैव बीन डिस्कस्ड बाय जॉन रॉल इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। दो प्रिंसिपल, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, वो सोचते हैं कि 3 प्रिंसिपल है। बेसिकली दो ही प्रिंसिपल है। एक है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जहाँ के सबको बराबर लिबर्टी मिलनी चाहिए, और सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, जिसको 2 पार्ट में तोड़ा जाता है। एक है प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, और दूसरा है द डिफरेंस प्रिंसिपल, जो बहुत फेमस है। तो दोनों ही जो है इक्वलिटी प्रिंसिपल ही हैं, तो बेसिकली 2। 53 देखिए, विच बुक हैज नॉट बीन रिटन बाय रॉबर्ट नॉजिक। तो ये बहुत ही आसान लेवल 1 क्वेश्चन है। इसमें एनार्की स्टेट यूटोपिया उनकी मेजर बुक है 1974 की। फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन छोड़ दीजिए, नेचर ऑफ रैशनैलिटी छोड़ दीजिए। लेकिन यदि आप जानते हैं कि रोड टू सर्फडम जो है वेरी फेमस बुक है फ्रेडरिक हयाक की, अनदर यूटिलिटेरियन, अनदर लिबर्टेरियन थिंकर, इसलिए आप ये मान सकते हैं कि फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन नेचर ऑफ रैशनैलिटी जो है रॉबर्ट नॉजिक की ही होगी। कौटिल्याज अर्थशास्त्र कंटेन कितने बुक? वी ऑल नो 15 बुक। ये तो रटने वाली क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। 55 व्हाट वाज द बेसिक फीचर ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को मत्स्य न्याय से तुलना किया था, मछली की न्याय, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आप एनार्की भी उसको कह सकते हैं। 56 हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ स्टेट लॉ हैज बीन डिस्क्राइब बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। वो 4 टाइप के स्टेट लॉ, मतलब स्टेट लॉ का सोर्स कहां से आता है, या तो वेदास या शास्त्रा से आएगा, अनविक्सकी है मतलब साइंस ऑफ रीजनिंग, लॉजिक कह लीजिए, दंड नीति साइंस ऑफ गवर्नमेंट से आती है, एंड फोर्थ जो है व्रता साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स से आती है, तो इसमें 4 हो जाएगी। 57 है विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय। तो इसमें से जो है आर्य समाज आपको पता है दयानंद सरस्वती की मूवमेंट है। प्रार्थना समाज में यहाँ अलग से दे रहा हूँ, गोविंद रानाडे की है। और ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन रॉय की है। 1928 में मुझे लगता है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? ऑफ कोर्स राजा राम मोहन रॉय। यहाँ गोखले जी आते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की थी। स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग का मूवमेंट चलाया था। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही आसान है। क्या ये डिस्ट्रक्शन कॉज करता है वर्ल्ड में? कोई बोलेगा नहीं। इट इज क्रिएटिंग डिवीजन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ऐसा इतनी नीची या कहे छोटी सोच स्वामी विवेकानंद की कभी नहीं थी। इट इज प्रमोटिंग नैरो नेशनलिज्म? नो, इट इज ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर एंड एक्सेलरेटिंग द यूनिवर्सल यूनिटी। इस टाइप की अच्छी बातें वो साइंस के बारे में कहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अगेंस्ट द, तो ये तो एक बहुत ही मॉडरेट लीडर थे, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों होंगे, कम्युनल हार्मनी के अगेंस्ट क्यों होंगे, और वायलेंस के अगेंस्ट बिल्कुल होंगे। गांधी जी इनके ही तो एक तरह से पॉलिटिकल शिष्य थे, और इंडिविजुअल लिबर्टी के भी अगेंस्ट ये क्यों होंगे। 61 व्हाट इज द 3-fold प्रोग्राम फॉर इफेक्टिव पॉलिटिकल एक्शन अकॉर्डिंग टू तिलक। ये भी आप बिना तिलक को बहुत डिटेल में पढ़े हुए जान सकते हैं। वायलेंस कभी नहीं होगा, और वॉर कभी नहीं होगा, लोकलिज्म कभी नहीं होगा। तो इसका एक ही बच जाता है, बायकाट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन। 62 अकॉर्डिंग टू हुम नेशनलिज्म इज इमोर्टल। नेशनलिज्म कैन नॉट डाई बिकॉज इट इज नो ह्यूमन थिंग, इट इज गॉड हु इज वर्किंग इन बंगाल। तो स्पिरिचुअलिज्म, यदि नेशनलिज्म में कोई पिरोते हैं या कह लीजिए स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, तो वो ऑरबिंदो का आपको ख्याल आना चाहिए। यहाँ पे मैं डियर स्टूडेंट एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, किसी एक पेपर एनालिसिस में
मैंने शायद ये कहा है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कथन है, जो गलत है मुझे लगता है। उस समय मुझे लगा था ये गलत है, लेकिन उसका ऑफिशियल आंसर वो दिया हुआ था और डेफिनेटली वो रॉन्ग था। तो आप यदि कहीं आपको ध्यान आए तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये श्री अरविंदो घोष है, जिसको आप गेस भी कर सकते हैं। Gandhian idea of Sarvodaya is the apex of not nationalism, spiritualism, materialism. ये गांधीयन सोशलिज्म का एपेक्स है, मतलब सबका भला। सर्वोदय का क्या मतलब? सबका उदय हो। तो ऑल, समतावादी सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म। 64 व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह? इस पे तो कितनी ही क्वेश्चन बने हुए हैं। ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ सफरिंग, यही सबसे अच्छा है, क्योंकि वायलेंस नहीं हो सकता है, प्रॉफिट नहीं हो सकता है, इरेशनलिटी नहीं हो सकती। 65 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय अंबेडकर? तो अंबेडकर ने जो है, यहां पे भी आपको, आप इलिमिनेशन से जाइए। रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, एम एन रॉय की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। तो अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ माइनॉरिटी, इन्होंने तो इतनी बुक लिखी है कि आपको एक पूरा लिस्ट बना के याद कर लेना चाहिए। व्हाट आर द मैसेजेस ऑफ बी आर अम्बेडकर टू हिज फॉलोअर? ये तो कई जगह मैंने कहा है, एजुकेटेड, ऑर्गेनाइज, एजिटेटेड, तो इसको तो आप रट सकते हैं। हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिफाइंड बाय वुड्रो विल्सन? ये जो है, ये भी बहुत रटने वाला है, लेकिन ये है कि सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक लॉ है, पब्लिक लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी। तो डिटेल्ड एंड सिस्टमिक एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक लॉ यहाँ है, पब्लिक पॉलिसी है। तो डिटेल्ड एंड सिस्टमिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ, पब्लिक पॉलिसी। क्या करेंगे आप? एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन। आई विल गो विद डिटेल्ड एंड सिस्टमिक application of public policy, perhaps this, I will go with this। इसको चेक कर लीजिएगा, दोनों में से एक, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा चांस बी का है। 68 who practically fathered the movement for evolving the discipline of public administration in the United States of America? evolving the discipline of public administration, of course, Woodrow Wilson और thereafter Frank J. Goodenough। चूंकि विड्रो विल्सन यहाँ पे नहीं है, तो आप फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बाद जो है गुडनाउ कह सकते हैं, जिन्होंने की बुक लिखा था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में। यहाँ उन्होंने भी जो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बीच के डाइकोटमी को डिलिनिएट किया था। यहाँ पिफनर दिखते हैं, पिफनर ने बुक लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन 1960 में। जेम्स बुखानन दिखते हैं, जो इकोनॉमिक्स को ले आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी में। द कैलकुलस ऑफ कॉन्सेंट इन्होंने लिखा था। आप देख सकते हैं कैसे मैथमेटिक्स को लाते हैं ये डेमोक्रेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेंट, इन सब में। विंसेंट ऑनस्टन भी जो है पब्लिक चॉइस थ्योरी के बहुत बड़े प्रोपाउंडर, इन्होंने लिखा है चॉइस, रूल्स एंड कलेक्टिव एक्शन। 69 व्हेन वाज द फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहला जो है होता है 68 में, जहां पे कि एनपीए निकल के आती है। सेकेंड होती है 1988 में, 20 साल बाद एनपीएम उभर के आता है। और थर्ड होती है 2008 में, जहां से गुड गवर्नेंस उभर के आती है। हु फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑफ कोर्स आपको इसमें टेलर को चुनना चाहिए। उससे पहले कौन जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी जिन्होंने दी ऑर्गेनाइजेशन का, वही सबसे पहले, क्योंकि रिग्स तो इकोलॉजिकल थ्योरी लेकर के बहुत बाद में आते हैं। मैरी पार्कर फोलेट भी 10 साल बाद जो है वो टेलर से लेकर के आती है। हिल्टन मायो भी 1930s या लेट 1920s में काम करते हैं। तो सबसे पहले टेलर। How many principles of organization were propounded by Henry Fayol in his classical theory of organization or management theory? We all know 14 point principle इन्होंने दिया था, 14, जिसमें unity of command was one of the main। 72 है where the Hawthornean experiment carried out। तो ये जो है यहाँ मैंने डिटेल में दे दिया है। ये AT&T जो आज भी बहुत बड़ी कंपनी टेलीफोन की है, उसकी एक सब्सिडरी थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का हॉथरनियन वर्क्स था शिकागो के पास में। शिकागो एक स्टेट है यूएसए में, वहाँ पे उन्होंने ये स्टडी किया था लेट 1920 से अर्ली 1930s तक, तो यूएसए में। और आपको लगता होगा बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये बहुत जगह पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज करते हैं। 73 व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड? तो चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आपको ये भी अंदाज मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से देखते हैं। उनका कहना था कि विलिंगनेस टू कोऑपरेट तो होगा, सब में है, एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन। ये 3 समझिए, ना कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव नहीं, कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन पर्पस से दो और दो से अधिक लोग जब मिलते हैं और विलिंगनेस टू कोऑपरेट होती है, एंड थ्रू कोऑपरेशन वो कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। चेस्टर बर्नार्ड।
74 which thinker does not belong to the humanistic theory of school of organization. ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहां वो हम इंडिविजुअल या ह्यूमन को सेंटर में रखते हैं, उसके नज़रिए से कि उसको कितना वर्क सेटिस्फेक्शन हो रहा है, उसकी क्या नीड्स है, वो कितना जॉब और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है। इस नज़रिए से यदि हम ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी को देखते हैं, जिसको ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, तो रॉबर्ट मैटन, कीथ डेविस, मैस्लो सभी हैं। लेकिन ये चूंकि क्लासिकल एरा के हैं, गुलिक, उर्विक, फायोल, टेलर, वेबर, तो ये एक इनको मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा जाता है, वो ह्यूमनिस्टिक स्कूल से नहीं, जहां के ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन के तौर पे देखा जाता था। Who attempted to explain bureaucracy in a scientific manner before Max Weber? मैक्स वेबर के पहले यदि आप देखें तो एक ही थिंकर आपको इसमें दिखेगा, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक सोशलिज्म के का तो प्रणेता हैं ही, वो प्रोपाउंडर हैं, लेकिन उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी साइंटिफिक वे में एनालाइज करने की कोशिश की थी, ये कहते हुए कि ये स्टेट का कॉन्शियसनेस है। ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने एक तरह कमिटी बना दिया था जो कि कैपिटलिस्ट स्टेट के लिए काम करता है, अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट के लिए। 76 व्हाट हैज बीन कॉल्ड हिरार्की बाय जेम्स डी मुनी एंड रिले। मुनी और रिले ने जो बुक लिखी है ऑनवर्ड इंडस्ट्री, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस टू मॉडर्न इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, उसमें उन्होंने हिरार्की को टर्म दिया था स्केलर चेन। स्केलर चेन इसलिए क्योंकि इसमें जो है आपको वेक्टर और स्केलर चेन से आप कंपेयर कर सकते हैं बिना जाने हुए कि कौन आपका बॉस है, केवल आप कुर्सी को देखते हैं और कमांड एंड कंट्रोल होता है। हायरार्की इम्पर्सनल होती है और बिल्कुल जो है ऊपर से नीचे तक एक लाइन में आती है, स्केलर चेन। 77 व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। फायोल ने इसको दिया था, इसका मतलब ये होता है कि एक जो सबऑर्डिनेट है उसका दुनिया में बस एक बॉस है, उसका दो बॉस नहीं हो सकता है, नो। तो यहां पे आप देखेंगे that an employee should receive order only from one superior, that's all। आप बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें, इसका उल्टा स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। ये जो बॉस है इसको चार सबऑर्डिनेट रिपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, सबऑर्डिनेट 1 2 3 4, लेकिन आप देखिए कि हर सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस है, एक बॉस के कई सबऑर्डिनेट हो सकते हैं। कितने सबऑर्डिनेट होते हैं, इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। व्हाट इज द डिफिकल्टी इन द इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, तो यहां इन्होंने लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, तो अच्छा है डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए यदि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, नॉट नहीं होगा। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एंड टेक्निक हो सकता है, चेकिंग एंड ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ लीडरशिप आई डोंट नो। यहाँ पे इन्होंने जो दिया है कुछ मुझे समझ में नहीं आता, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एंड टेक्निक इन्होंने दिया है, लेकिन अच्छा आंसर होता है रिजिड हायरार्की जो होती है। बेसिकली मान लीजिए इंटर डिपार्टमेंट है, ये दो डिपार्टमेंट है, सपोज ये इसकी हायरार्की ऐसे है, फिर इसकी हायरार्की ऐसे है। मान लीजिए इसको इससे बात करना है तो इनको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे आना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। इसको फायोल कहते हैं यदि आपको बहुत अर्जेंट है तो इन हायरार्की को तोड़ करके आप सीधा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कीजिए, जिसको गैंग प्लैंक कहते हैं। 79 देखिए, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन क्या है, जब एक सुपीरियर जो है अपने कुछ पावर को सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है, वो कहता है कि आप डिसीजन लो, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अब सबऑर्डिनेट जो है अकाउंटेबल है अपने बॉस को, जिन पावर को उसने डेलीगेट किया उसका हिसाब किताब देने के लिए कि उस पर क्या डिसीजन उसने लिया। तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। 80 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट फेवर्स डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या फेवर करता है डिसेंट्रलाइजेशन, तो that it can be a means of centrally controlled planning, कभी नहीं। that it can lead to closer citizen centric administration relationship, यही होता है। आप जितना डिसेंट्रलाइज करेंगे, मान लीजिए दिल्ली में बैठ के आप जो है जनता की सेवा कर रहे हैं और आपने डिसेंट्रलाइज करके ग्राम पंचायत को दे दिया पीआरआई को, तो जनता से सबसे करीब हैं, तो सबसे क्लोज सिटीजन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशनशिप होगा जितना आप डिसेंट्रलाइज करेंगे। यहाँ देखिए, दैट इट कैन क्रिएट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, क्यों, इट कैन प्रमोट करप्शन, वाई। 81 the term promote has been derived from the word promovere, which is इन सब में मैंने आज फॉर्मूला का है, कुछ समझ में आया तो लैटिन वर्ड लीजिए। 82 when लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गॉट एस्टेब्लिश, रटने वाली है, रट लीजिए, 1959। 83 through which act the United States had adopted the merit principles of recruitment, इसका नाम है पेंडेंटल सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट, सॉरी 1883 है, सॉरी गलत यहाँ डेट है।
तो यहाँ पे जो है सिविल सर्विसेज एक्ट है, लेकिन इसका एक्चुअल नेम है पेडल्टन, क्योंकि वो जो कमीशन थी वो पेडल्टन, मिस्टर पेडल्टन द्वारा हेडेड थी। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, जरूर पढ़ लीजिएगा। स्पॉइल सिस्टम जो है, स्पॉइल सिस्टम मतलब क्या होता है, इसे डकैत लोग अपने लूट का बंटवारा करते हैं, बहुत क्रूड वे में कंपेयर किया तो इसे स्पॉइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ जो पार्टी आती है अपने आइडियोलॉजी से जो अलाइन करते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको प्लम पोस्ट देती है, अच्छे पोस्ट देती है। इसको स्पॉइल सिस्टम कहते हैं, मेरिट के बेसिस पे नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी के बेसिस पे। ये सिस्टम जो है बहुत पहले चलता था अमेरिका में, अभी भी काफ़ी कुछ चलता है, लेकिन एक समय में बहुत ही बेधड़क चलता था। जैक्सन उस समय प्रेसिडेंट होते थे, उनकी हत्या कर दी गई थी किसी मिस्टर गारफील्ड के द्वारा, इसी बेसिस पे कि हम मेरिटोरियस रहते हुए भी हमको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली। उसके बाद वहाँ पेडल्टन कमेटी बैठती है और फिर जो है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म एक्ट पास होता है और फिर सिस्टम को ख़त्म किया जाता है, मेरिट बेस्ड सिस्टम लाई जाती है। इंडिया में शुरू से मेरिट बेस्ड सिस्टम रही है, जो यूके को हम लोग ने फॉलो करते हुए बनाया है। 84 है, which one symbolizes the morale in the public office? Morale symbolizes the morale. Promotion of red tapeism. Red tapeism कभी मोरल को ऊपर नहीं ले जाता है। नॉन परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन कभी मोरल को ऊपर नहीं ले जाएगा। इनडिसिप्लिन कभी नहीं, तो एक ही बच जाता है, स्पिरिट ऑफ डिटर्मिनेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली ये स्पिरिट जो है वो मोरल को ऊपर ले जाएगा। Who was behind the initiation of movement of public policy? इसमें यदि एक नाम चुनना हो तो ऑफ कोर्स फादर ऑफ पॉलिसी साइंस हेरोल्ड लैसवेल को आप चुनेंगे। वैसे थॉमस आर डाई ने भी काफी अच्छा इस पे काम किया है। उनकी जो बुक है द पॉलिसी साइंस, एक कंसिडर्ड फाउंडेशनल वर्क इन द फील्ड एडवोकेटिंग फॉर ए सिस्टमिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू स्टडिंग पब्लिक पॉलिसी, हेरोल्ड लैसवेल। 86 हाउ हैड थियोडोर लोवी कैटेगराइज द पब्लिक पॉलिसी? ये क्वेश्चन काफी सालों से बहुत अब घूम रहा है और सब स्टूडेंट इसको अच्छी तरह रट लेते हैं। 4 कैटेगरी उन्होंने दिया था, रेगुलेटरी, डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंड चौथा है कंस्टिट्यूएंट। इसके बारे में मैंने कई जगह बताया भी है। 87 हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन? वेरी घिसा पिटा क्वेश्चन, सॉरी वीरप्पा मोइली कांग्रेस के लीडर थे, और जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी उसके फर्स्ट चेयरमैन मोरारजी देसाई थे। बाद में जब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो के हनुमंतैया जो है उसके चेयरपर्सन बने। ये पहली जो एआरसी थी 1966 में आई थी और दूसरी जो है 2005। 88 ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये बहुत फेमस बुक है एल्टन मायो की, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की फाउंडेशनल बुक मानी जाती है। 89 which administrative thinker had received the Nobel Prize in 1978? very usual but well known but very interesting क्वेश्चन ये है हर्बर्ट साइमन। और ये एक बहुत ही इसमें जबरदस्त फैक्ट ये है कि ये एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थे, जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के मेथड से जो है इन्होंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी दिया था। लेकिन इनको जो नोबेल प्राइज मिलती है वो इकोनॉमिक्स के लिए मिलती है, और ये बाद में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत बड़े जो है प्रोपाउंडर बनते हैं। आप समझिए इस व्यक्ति का डायमेंशन जो इनके टैलेंट का है। 90 हु रोट द बुक जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन? यही फायोल की बुक है जिसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। 91 वेयर वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर? ये स्टूडेंट रट लेते हैं कि मिडवेल स्टील कंपनी में उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का 1910 सब के आसपास। 92 है विच एनालिटिकल टूल हैव बीन एम्प्लॉयड बाय फ्रेडरिक्स टू एक्सप्लेन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी? यदि आप ये जानते हैं कि उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अपनाया तो, और इकोलॉजिकल अप्रोच तो थी ही, तो यहाँ पे देखिए इकोलॉजिकल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एंड आइडियल मॉडल बिल्डिंग, नॉट आइडियलिस्ट, रियल और रियल मेथड, आइडियल। इन्होंने जो 3 टाइप की सोसाइटी बनाई को डिलीनिएट किया था, पहले फ्यूज्ड, फिर प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड, सब आइडियल सोसाइटी थे। मतलब कि रियल में सब मिक्सचर होते हैं, कोई सोसाइटी कंप्लीटली फ्यूज नहीं होता है। मतलब आइडियल मॉडल बिल्डिंग ऐसे होता है, जैसे आप आलमंड एंड बर्वा का सिविक कल्चर बुक में जो उन्होंने 3 टाइप के जो कल्चर दिया था, पॉलिटिकल कल्चर की, पहला जो है वो पैरोकियल है, फिर सब्जेक्ट है, पार्टिसिपेंट है, वो भी जो है आइडियल टाइप है। जैसे वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है वो भी आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, कोई रियल में ब्यूरोक्रेसी वैसा नहीं होती है। और कोई भी जो थ्योरी दी जाती है वो आइडियल टाइप ही होती है। इवन एरिस्टोटल ने जो अपने 6 टाइप ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन बताया वो आइडियल टाइप है, जो मोनार्की, टिरेनी, ओलिगार्ची, एरिस्टोक्रेसी ये जो बताया, उसको जो रियल होती है वो मिक्स सॉर्ट ऑफ होती है। तो इसलिए आइडियल मॉडल बिल्डिंग आप सोचिए कि हर थिंकर लगभग उसी पे काम करता है।
93 हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट ऑफ आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इसमें आप देखेंगे क्विंसी राइट जो है, यहाँ मैंने सबके बारे में दिया भी है, ये एक रियलिस्ट थिंकर माने जाते हैं। मार्टिन वाइट जो है इंग्लिश स्कूल के माने जाते हैं, जो रियलिज्म और लिबरलिज्म के बीच में आती है। रेनॉल्ड न्यूबर जो है क्रिश्चियन रियलिज्म के थिंकर माने जाते हैं। तो एक ही बन जाते हैं कॉन्डोरसेट, और तो उसमें कोई बचता नहीं, और इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये आइडियलिस्ट स्कूल के थे। 94 which one of the following is considered as the first noted realist of 20th century? Of course E.H. Carr, जिन्होंने एक फेमस बुक लिखा था द 20-year crisis 1919 to 1939। 95 according to whom international system is a pattern of relation between the basic units of the world politics, जहाँ basic unit nation state है या state, which is characterized by the scope of the objectives pursued by these units and of the tasks performed among them, as well as by the means used in order to achieve those goals and perform those tasks। इस तरह के लंबे चौड़े जस्ट आप एक बार रट सकते हैं स्टैनली हॉफमैन, जो कि एक लिबरलिस्ट थिंकर है। मॉर्टन कपलान यहाँ दिखते हैं सिस्टम अप्रोच के प्रणेता। रेमंड एरन देखते हैं रियलिस्ट। जेम्स रोसनोव भी रियलिस्ट ही कहलाते हैं। फिर 96 व्हाट हैज बीन सजेस्टेड बाय अलेक्जेंडर एंड जूलियट जॉर्ज इन डिसीजन मेकिंग थ्योरी। ये सब बहुत ही अर्बिट क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं, लेकिन एक बार जरूर आपको देख लेना चाहिए, आगे काम आएगा। इन्होंने बुक लिखा था प्रेसिडेंशियल पर्सनालिटी एंड परफॉर्मेंस। तो ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं पर्सनैलिटी ऑफ डिसीजन मेकर्स, उनका क्या साइकोलॉजिकल मेकअप है जो डिसीजन लेते हैं, और उससे कैसे जो है इंटरनेशनल रिलेशन में डिसीजन मेकिंग को हम अध्ययन कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को अध्ययन कर सकते हैं। स्टडी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द डिसीजन मेकर, अलेक्जेंडर एंड जूलियट जॉर्ज। 97 है what are the 5 essential elements assumed by the game theories to play a game। इसको आप अच्छी तरह एक बार देख लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। यहाँ वेपन कभी नहीं होगा, वेपन नहीं होगा, तो आप वेपन को हटा दीजिए तो स्ट्रेटजी, प्लेयर, रूल, पे ऑफ एंड इंफॉर्मेशन, दिस विल बी। 98 हाउ हैज E.H. Carr डिवाइडेड द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। उन्होंने 3 टाइप का कहा था कि नेशनल पावर के 3 एलिमेंट हैं, कितना मिलिट्री पावर आपको है, कितना इकोनॉमिक पावर है, और कितना सॉफ्ट पावर है, पावर ओवर ओपिनियन, जिसको बाद में जोसेफ ने जूनियर ने जो है सॉफ्ट पावर का, पावर ओवर ओपिनियन। 99 है व्हाट आर द डिवाइसेस फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। आप या तो अलायंस कर सकते हैं, या आप जो है कुछ अपनी इकोनॉमिक ताकत बढ़ा सकते हैं, हाइड, बैंड बैगन, बहुत सारे आप तरीके अपना सकते हैं। तो अलायंस एंड काउंटर अलायंस, कंपनसेशन, बफर स्टेट, आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट, ये सब कर सकते हैं। बाकी इसमें आप देखेंगे तो कुछ कुछ एब्सर्ड मिलेगा, ग्रेट लीडरशिप, एयरपोर्ट, इधर आपको मिलेगा डिवाइडेड आर्मी, कोई मतलब नहीं है, नेशनल आर्मी, टोपोग्राफी, बिल्कुल बेकार है। 100 व्हाट आर द आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में कलेक्टिव सिक्योरिटी देखिए, यूनाइटेड नेशन जो है वो इसका एग्जांपल है, नाटो भी उसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो नाटो तो है, कंसर्ट ऑफ यूरोप जो यूरोप में थी 1815 में नेपोलियन के डिफीट के बाद बनी थी, जिसमें 5 ग्रेट पावर जो समय में थे कि यूके, प्रूसिया, रसिया, फ्रांस, एंड फिफ्थ कौन था चेक कर लीजिएगा, ऑस्ट्रिया शायद था। ये मिलकर के उन्होंने कंसर्ट ऑफ यूरोप बनाया था। लीग ऑफ नेशन भी उसी बेसिस पे था, और यूनाइटेड नेशन। ध्यान दीजिए कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो लिबरल थॉट के अंदर आता है, रियलिस्ट नहीं आता है, वहां बैलेंस ऑफ पावर आता है। 101 व्हेन द केमिकल वेपन कन्वेंशन केम इनटू फोर्स, बस रट लीजिए, 97 में आता है। वो भी इस टाइप का जब भी देते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है। 29 अप्रैल, आई डोंट नो हु रिमेंबर सो मच। तो यहाँ क्यों ना जो है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को भी रट लीजिए, 26 मार्च 1975, शायद कहीं आ जाए 26 मार्च 1975। 102 देखिए हाउ मेनी आर्टिकल्स आर कंसिस्टेड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये स्टूडेंट रट लेते हैं, UDHR में 30 आर्टिकल हैं। 10 दिसंबर 1948 को ये आया था। 103 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वेपन इन बायोटेररिज्म। इसको भी सभी लोग जानते हैं एंथ्रेक्स के बारे में, चूंकि ये बहुत पॉपुलर है इसलिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। व्हेन पंसील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया चाइना। अगेन एकदम एग्जैक्ट डेट बहुत मुश्किल है, और यहाँ इन्होंने गलत भी दिया है, नेट पे जो मिलता है 29 अप्रैल, लेकिन चलिए उसके पास में 28 अप्रैल है, खुद गलत कर बैठे। 105 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियाज मुनरो डॉक्ट्राइन। पहले समझिए कि मुनरो डॉक्ट्राइन क्या था। ये यूएसए के डॉक्ट्राइन था, जिसमें ये था कि जो अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन, वो जो जो उसमें यूएस
की हेजोमनी है और वहां पे यूरोपियन पावर कोई कॉलोनी बनाने की कोशिश या दखल देने की कोशिश ना करे, ये इस तरह का कि वो हमारा जोन है। उस टाइप की इंदिरा गांधी ने जो है इंदिरा डॉक्ट्राइन दिया था, जहां ये था कि साउथ एशिया हमारा डोमेन है और वहां पे कोई सुपर पावर यहाँ दखल ना दे कि किस तरीके से इंडिया वहां पे मतलब कैसे हैंडल करता है अपने नेबर्स को। तो इंदिरा डॉक्ट्राइन, हार्ड पॉलिसी यू कैन से। 106 when joint military exercise युद्ध अभ्यास 14 was held between Indian Army and US Army, कहाँ पे हुआ था? तो चलिए ठीक है, अब तो उसका नया वर्जन आ गया, 2019 का क्वेश्चन है। ये आपको ये बताता है कि डिफरेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, लाइक गरुड़ा है, मित्र शक्ति है, मालाबार है, इन सबको याद कर लीजिए किसके साथ होता है और जो लेटेस्ट एडिशन वो कहाँ हुआ है वो भी देख लीजिए। व्हाट इज द फोकस ऑफ इंडियाज ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो मोदी जी लेके 2014 में आए, वो क्या है कि एक्सटेंडेड नेबरहुड जो हमारी एशिया पैसिफिक में है, यदि इंडिया इधर है तो जो एक्सटेंडेड जो नेबरहुड मतलब आसियान कंट्री का लीजिए, उससे आगे भी बढ़ करके उसके तरफ हम फोकस करेंगे। हु हैज ऑथर्ड द बुक थ्योरी ऑफ यूनिपोलर पॉलिटिक्स, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन नेम उतना ही उटपटांग न्यूनो पी मॉन्टेनेरो, बस याद कर लीजिए एक बार के लिए। What was the name of the exercise that Indian Air Force did on September 17, 28, 2018 with the Russian Air Force? ये सब मैंने जैसे कहा कि सब याद कर लीजिए। एक्सरसाइज अवनेंद्र था, अवनेंद्र 18 था, जो कि 18 यहाँ है तो आप गेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ा शक्ति होती है जो यहाँ पे दिख रहा है। ये सिंडेक्स लिखा है जबकि मुझे नेट पे सिम्बेक्स मिला है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में, यहाँ सिंगापुर से आता भी है। इंद्रधनुष इंडिया एंड यूके के बीच में आती है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। When did India became member of WTO? जब WTO बना उसी दिन से हम फाउंडिंग मेंबर हैं, वो बना है 1 जनवरी 1995 को। 111 number, who has defined comparative politics as a discipline that deals with very essence of politics where sovereignty resides in the state, question of power between groups, the institutional organization of political system and authoritative decision that affect the whole of community। इस टाइप की बात जो है बहुत डिफिकल्ट है गेस करना, लेकिन चलिए इसका आंसर है जीन ब्लॉन्डल। वैसे यदि आप थोड़ा बहुत इसको गेस भी कर सकते हैं कि इस टाइप की जीन ब्लॉन्डल ने काफ़ी इस पर लिखा भी है। और यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन 112 है। व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू रॉय मैक्रेडिस। रॉय मैक्रेडिस ने ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का काफ़ी लिखा है। वैसे इसको आप कॉमन सेंस से भी गेस कर सकते हैं। यदि ट्रेडिशनल होगा तो क्या होगा, नॉन कंपैरेटिव होगा, ट्रूली डिस्क्रिप्टिव होगा, पैरोकियल होगा, स्टैटिक होगा, मोनोग्राफिक होगा। मोनोग्राफिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर केस को लेकर के, इसका जो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इडियोग्राफिक, पर्टिकुलर आइडिया को लेकर के। तो ये सबसे बनता है। इसमें यदि आप देखेंगे तो साइंटिफिक नहीं हो सकता है, इसमें एनालिटिकल नहीं हो सकता है, मॉडर्न नहीं हो सकता है, ट्रेडिशनल। Who said that convention provide the flesh with clothes which clothes the dry bones in the of the law, मतलब कि लॉ जो है एक हड्डी के ढांचे के जैसा है, उस पर जो कन्वेंशन होता है, जो डिफरेंट टाइप के जो सोसाइटी में कन्वेंशन चलते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कहते हैं, वो उसको जो है एक तरह से फ्लेश देता है, मांस देता है। They made the legal constitution work, they keep it in touch with the growth of ideas, क्योंकि जैसे जैसे आइडिया होता है, जैसे कल्चर इवॉल्व होती है, वैसे कन्वेंशन चेंज होता है, और इस तरीके से वो जो है लॉ को एक तरह से कंटिन्यूटी और मॉडर्निटी एंड एक तरह का एक निरंतरता देती है और उसको कनेक्शन देती है लार्जर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्स्टिट्यूशनल आर द रूल्स विच दे इलॉबरेट, और कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल आर द रूल्स विच दे इलॉबरेट। तो मतलब कन्वेंशन को यहाँ पे बड़ाई की गई है। तो ये कहने वाले जो है ऑफकोर्स इंग्लैंड के ही कोई थिंकर होंगे, क्योंकि इंग्लैंड में ही कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का इतना जोर है, वो लॉर्ड ब्राइस हैं। इन्होंने बुक लिखा था द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? वी ऑल नो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है, एंड हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे अपने यहाँ लोकसभा है। Which style of politics was introduced by the British Prime Minister Margaret Thatcher? वो भी इंदिरा गांधी की तरह हार्ड पॉलिटिक्स करती थी, एग्रेसिव पॉलिटिक्स। Which article of the US Constitution ensure the separation of power? ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। आर्टिकल 1, 2, 3, इसमें 3 ऑर्गन जो हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जिक्र है, और उनके बीच में सेपरेशन कैसे होगा।
under which amendment of constitution no person can be elected as president of the United States for the third term. ये बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जानना चाहिए हमें। ये 22वां अमेंडमेंट से होता है। अमेरिका के कुछ कुछ अमेंडमेंट जो है लाइक फर्स्ट अमेंडमेंट से 5 फ्रीडम दिए गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया। सेकंड अमेंडमेंट से वहाँ गन राइट्स दिए गए जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुका है। 19th अमेंडमेंट से वोटिंग राइट वुमेन को दिया गया, वुमेन फ्रेंचाइज। एंड 14th अमेंडमेंट से सिटीजनशिप राइट दी गई। हाउ ए डिबेट कैन बी ब्रॉट टू एन इंडियन यूएस सीनेट, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि इसमें एक का नहीं है, कई जगह जो है ये है। ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया पहले समझिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर आप ढूंढ लीजिएगा, कई जगह आपको यूज हो सकता है। यूएस सीनेट में जो है कोई लिमिट नहीं है कि कोई स्पीकर कितनी देर तक बोल सकता है, इसलिए वहाँ फिलीबस्टर्स हायर किए जाते हैं या फिलीबस्टर एमपी जो है वो डिमांड में होते हैं, वो घंटों 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 बोल सकते हैं कुछ भी। चूंकि वहां कोई लिमिट नहीं है तो कैसे जो है डिबेट को बंद किया सकता है, उसके लिए उन्होंने कुछ प्रोविजन बनाए हैं। कई साइड कहते हैं कि 16 सीनेटर यदि एक प्रपोजल देते हैं और 2/3 मेजोरिटी से पास होता है तो, और कई जगह 20 लिखा गया है, कई जगह 60 लिखा गया है, आई डोंट नो। मैं यहाँ इसको टिक मार रहा हूँ लेकिन आपके लिए रिसर्च छोड़ रहा हूँ। इन विच ईयर यूएस सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज इस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पता है कि अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसी से इंडिया ने भी लिया है, लेकिन फर्स्ट टाइम 1803 में एक केस होता है मरबरी वर्सेस मेडिसन केस, और उसमें जो है पहली बार सुप्रीम कोर्ट वहां जुडिशियल रिव्यू का पावर इम्प्लाइड पावर के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन से ले लेती है। उसी तरह इंडियन जुडिशरी ने भी ये पावर आर्टिकल 13(2) के तहत जस्ट ले लिया है, कहीं लिखा हुआ जुडिशियल रिव्यू नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। 120 देखिए, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फेडरल काउंसिल ऑफ स्विट्जरलैंड। फेडरल काउंसिल एक बड़ी मजेदार वहां पे है, एक प्लूरल एग्जीक्यूटिव का उदाहरण है, जहां 7 मेंबर जो होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो मिल करके जो है गवर्नमेंट कहलाते हैं, और वो रोटेशन से जो है प्रेसिडेंट उसमें बनते हैं। 7 मेंबर, और सबका कार्यकाल जो है 4 साल का होता है, चुने जाते हैं नेशनल असेंबली के द्वारा जो वहां के लोअर हाउस होती है। When was the Swiss Federal Tribunal established, जो वहां के स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल को आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। 1848 रट लीजिए। व्हाट इज द, क्यों रट लीजिए, क्यों आएगा फिर। व्हाट इज द टर्म ऑफ नेशनल काउंसिल इन स्विट्जरलैंड, तो नेशनल काउंसिल वहाँ की लोअर हाउस है। वहाँ की जो असेंबली, जो पार्लियामेंट है उसको फेडरल असेंबली कहते हैं, उसके 2 हाउस होते हैं, उसके जो लोअर हाउस है वो नेशनल काउंसिल है, वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं। हाउ कैन द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एनपीसी ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहां की जो पार्लियामेंट है उसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, एनपीसी। और इंटरेस्टिंगली इसी नाम की जो पार्टी है मालदीव में भी सत्ता कर रही है, मुहिम जो है, तो वो वहाँ की सुप्रीम लेजिस्लेचर है। और वो कैसे अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, एनपीसी यहाँ पूछा जा रहा है, बाई 2/3 मेजोरिटी वोट ऑफ ऑल डेप्यूटीज, जो उसके मेंबर होते हैं उनको डेप्यूटीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो ये जो है नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वहाँ की पार्लियामेंट वो चुनती है प्रेसिडेंट को। Which are the major political parties in USA? We all know Republican Party and Democrat Party. Republican Party जो है right wingist लगभग, and Conservative Party है लगभग right wingist, और Democratic Party left liberal है। When was the Communist Party of India Marxist emerged? 1964 में इमर्ज करती है, लेकिन यहाँ तो एग्जैक्ट डेट आपको चाहिए, 7 नवंबर है। और ये चाइना इंडिया वॉर के बाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 पार्ट में टूट जाती है। जो चाइना सपोर्टेड होती है वो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट कहलाती है। Which schedule of the Indian Constitution deals with the problem of defection in India? राजीव गांधी लेकर के आए थे 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट 1985 में, बाद में इसमें अमेंडमेंट भी होता है। Under whose prime ministership coalition government was formed in India in 1975? Of course, मोरारजी देसाई जनता पार्टी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी जो 2 ही साल में टूट गई। When was the National Student Union of India established? NSUI कहते हैं, जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है। अब यहाँ एग्जैक्ट डेट, ये सब तो बहुत डिफिकल्ट है। इस पेपर ने ये एक तरह की बदमाशी की है, एग्जैक्ट डेट पूछ करके, वो अधिकतर स्टूडेंट गलत करेंगे। Through which amendment the word secular was inserted? Not only secular but इसमें integrity and socialist भी insert, 3 word किया गया था। One and only time preamble was amended through 42nd amendment 1976. What is the constitutional basis of doctrine of severability in India? तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होती है? सेवर कर देना, मतलब यदि कोई लॉ फंडामेंटल राइट को इंफ्रिंज करती है तो जितना दूर से इंफ्रिंज करती है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। ये आर्टिकल 13(2) में आता है। 13(1) में यह आता है कि यदि कोई लॉ जो है
यदि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करती है तो वहां तक जहां तक वो इन्फ्रिंज करती है वो उस टाइम तक सस्पेंड हो जाएगा जब तक कि उसको सुधार ना जाए। यदि लॉ को ठीक कर दिया जाए तो फिर वो इक्लिप्स खत्म हो जाती है, तो उसको डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। तो 13.1 गिव्स डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स एंड 13.2 डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसमें बिल्कुल खत्म हो जाती है। इन दोनों को और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको केवल एक प्रॉप या हिंट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। From where the concept of directive principle of state policy has been borrowed in India, of course we all know कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेते हैं उसका बस एक एग्जाम्पल है, आपको पता है कि हर एग्जाम में पूछा है तो और आप लोग याद भी करते होंगे। Which of the following is a fundamental duty of Indian citizen? यदि आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब नहीं है। Establish uniform civil code, ये DPSP है आर्टिकल 44 में। Promote international peace and security, ये भी जो है DPSP है। टू प्रमोट द स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी सब DPSP है। ये एक सिटीजन की ड्यूटी नहीं है। सिटीजन की ड्यूटी है टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये हमारी ड्यूटी है। वो एक 11 ड्यूटी है। व्हाट ग्राउंड इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षा की शपथ लेते हैं, उनके वायलेशन यदि उन पर आरोप लगाया जाए तो फिर उनको इम्पीच किया जा सकता है। Which part of the constitution contain the provision relating to the amendment of the constitution? तो ये जो पार्ट और वो किससे रिलेटेड है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आप सबको जो है जानना चाहिए। पार्ट 20 जो है वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है। पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन, जो कि अभी बहुत न्यूज में है तो पूछा जा सकता है। पार्ट 10 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया है। और पार्ट 4 जो है DPSP है। Which article of Indian Constitution provide exclusive power to the Parliament to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or state list? तो ये जो है आर्टिकल 248 है, जिसको आप कह सकते हो कि मतलब वो एक्सक्लूसिव पावर जो है पार्लियामेंट के, यदि उसमें रेसिडुअल पावर भी आती है, यदि कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में नहीं है तो पार्लियामेंट को पूरा पूरा पावर है। आर्टिकल 248 इससे रिलेटेड टू आर्टिकल 249 है, जो कि ये कहती है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर भी लॉ बना सकती है यदि राज्यसभा इस तरह का रिजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे तो। 137 द डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड इज अप्लाइड ऑन टू द एंट्री, वही अभी जो हम लोग देख रहे थे वो भी वही है जो आर्टिकल 248 के। हमारा क्या फील्ड है? ऑक्युपाइड फील्ड का मतलब ये होता है कि जब एक कंकरेंट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उस पर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी, लेकिन यदि पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो उसने ऑक्युपाई कर लिया उस सब्जेक्ट को, अब जो है उस पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती है। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड, और ये कंकरेंट लिस्ट जो 7th शेड्यूल में उस पर लागू होते हैं। As per Article 75(3) of the Constitution, Council of Ministers of India is collectively responsible to हाउस ऑफ द पीपल। ध्यान रखिएगा, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज करके पार्लियामेंट में आते हैं। केवल हाउस ऑफ द पीपल मतलब कि लोकसभा को ही उत्तरदायी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है एज पर आर्टिकल 75(3). विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट? काउंसिल ऑफ स्टेट मस्ट रिटर्न द मनी बिल टू द हाउस ऑफ पीपल विद इन 14 days, एकदम सही है, 14 दिन केवल रख सकती है मनी बिल को। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल। अभी हम लोगों ने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 2 members ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब ये नहीं है क्योंकि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको बदल दिया, लेकिन चलिए उस समय में ये नहीं आई थी इसलिए अब इसको मान लेते हैं। ए मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल में ही केवल मनी बिल इंट्रोड्यूस किया, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। व्हेन वाज द इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप इन इंडिया? ये भी अगेन ये चौथा पांचवा क्वेश्चन जहां एग्जैक्ट डेट पूछते हैं, जबकि सबको पता होता है कि प्रेसिडेंट इसको एस्टेब्लिश करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, और 1990 में लाया गया था, लेकिन 28 में अगेन वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। Who has stated that the Constitution of India is neither purely federal nor purely unitary, but a combination of both? It is a union or composite state of a novel type. ये D.D. बसु जी ने बहुत फेमस बुक लिखी है कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंट्री पे, उन्होंने ये कहा है, ऐसा कहते हैं इंटरनेट। What is wrong statement? The Supreme Court of India is the apex court, सही है। The Supreme Court of India is the supreme interpreter of the Constitution, सही है। The Supreme Court of India is a protector of fundamental right of the citizen, सही है। तो यही गलत होगा, The Supreme Court of India is not a court of appeal, it is a highest court of appeal। तो यही सही ऑप्शन है, मतलब wrong statement।
विच वॉज द फर्स्ट केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि केशवानंदा भारती केस को फर्स्ट केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं, और ये सही भी है। एक तरह से जुडिशियरी ने अपना पांव आगे रखा और उन्होंने रोक दिया पार्लियामेंट को कि आप एक लिमिट से अधिक अमेंडमेंट नहीं कर सकते यदि बेसिक स्ट्रक्चर को ये चेंज करती है। केशवानंदा भारती केस 1973, जहां 13 जज ने 7-6 के मेजोरिटी से ये ऑर्डर दिया था, वो भी हाइट ऑफ द इंदिरा गांधी के हेजेमनी में। यहाँ पे जो विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उसको पॉपुलरली जैन हवाला केस के नाम से जाना जाता है। आप इसको नेट पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये जो केस है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मुझे लगता है ये फर्स्ट जजेस केस है जिसे कॉलेजियम सिस्टम उभर के आता है। अंडर विच एक्ट लोक अदालत हैव बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस? जस्ट आप रट सकते हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। अगेंस्ट whom had the इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन बजरंग एंड ऑपरेशन राइनो? तो ये एक समय में जब उल्फा 1980s में काफ़ी उसकी एक्टिविटी असम में बहुत हाई थी, तो ये भूटान में ये लोग जाके छिप गए थे। वहाँ भूटान गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडिया ने ये ऑपरेशन चलाया था उल्फा के अगेंस्ट में। Who stated that if it is not politics that get caste ridden, it is the caste that get politicized? तो caste in politics and politicization of caste जो है, रजनी कोठारी ने इस पे काफ़ी काम किया है। Which Indian leader was in favor of partyless democracy? Of course, Jayaprakash Narayan. Which day is celebrated as National Voters Day in India? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं 25 जनवरी। और क्यों? क्योंकि 25 जनवरी इज द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Who has made the following statement on the criminalization of politics? Corruption is a noun but becomes a verb when it enters into the political arena. It is ineffective and resistant to antibiotics. तो अब आप ये देख लीजिएगा, कई जगह लिखा हुआ है तीरथ सिंह ठाकुर, आई विल नॉट कमेंट, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। प्रेस काउंसिल एक्ट जो है इंडिया में 1978 में पास होती है। और विच पॉलिटिकल पार्टी हैज फॉर्म द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट इन ओडिशा ऑन 22 मई 1959? अगेन एक एग्जैक्ट डेट है। कांग्रेस ने जो है वहाँ की एक लोकल गणतंत्र परिषद के साथ किया था। फर्स्ट गवर्नर जो उड़ीसा के थे 1936 में, ध्यान दीजिएगा, आज़ादी के पहले, क्योंकि उड़ीसा बंगाल प्रोविंस से अलग किया गया था, वो थे जॉन ऑस्टन हबक। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सारे क्वेश्चन जो है उड़ीसा के हैं, ये लोकल है, आप नेट पे पढ़ लीजिए। वैसे भी ये सब करंट इवेंट या उस समय के हैं तो अब बहुत ज़्यादा पूछे भी नहीं जा सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ दे दिया है, आप देख लीजिए कुछ क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत लंबा हुआ बिकॉज इसको आप समझ सकते हैं कि कितनी एनर्जी मुझे लगी होगी, लेकिन फिर भी चूंकि एसएसबी एग्जाम जुलाई में है और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये अपील की थी, यदि आप चाहते हैं कि एसएसबी के कोई और पेपर आपके पास हो तो आप दे सकते हैं। मुझे लगता है मैंने काफ़ी एसएसबी के किए हैं, 2019 के हैं। द लेटेस्ट पेपर आपके पास में शायद 23 के तो मैं कर चुका हूँ, 22, 21, 20 यदि नहीं किया है तो आप चेक करके मुझे भेज सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू सी इट इफ पॉसिबल, मैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। एंड आई नो कि ये पेपर आपको बहुत ज्ञान देगा। यदि आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे, क्योंकि 150 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सिपेट, सीपीजी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड अदर पीजी एंट्रेंस टेस्ट जो सीयूईटी पीजी के बाहर है, तो वो बैच चल रही है लास्ट फेज में। आप उसको एज ए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर मेल करें paulsciencehelp@gmail.com। और यदि आप फुल लेंथ मॉक पेपर टेस्ट लेना चाहते हैं, 3 आपको मिलेंगे, एक तो पेपर 1 का भी मिलेगा और पीडीएफ भी प्रैक्टिस के लिए मॉक पेपर थीम वाइज मिलेंगे। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस मेल आईडी नहीं बल्कि polschelp@gmail.com में ही आप भी भेजें एट नॉमिनल कॉस्ट। इस तरीके से आप मुझको लिख सकते हैं, मैं भरपूर कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने का। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और पेपर एनालिसिस के साथ, यूजीसी नेट का मोस्ट प्रोबेबली। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।